इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की इस कक्षा में सदिश बीजगणित के अंतर्गत देखेंगे कि किसी भी सदिश का योगफल क्या होता है, उसके गुणधर्म के बारे में हम जानकारी आपको देंगे और इससे संबंधित हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो हमारा पहला है सदिशों का योगफल। तो सदिशों के योगफल को हम त्रिभुज के नियम से कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम त्रिभुज नियम भी कहते हैं कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि सदिश, कोई भी सदिश अगर आपके पास ए वेक्टर या ए बी वेक्टर, यह एक आपका सदिश है, यह इसका हेड कहलाता है और यह इसका टेल कहलाता है। यह इसका हेड है और यह जो है बिंदु ए टेल है। अगर कोई दूसरा सदिश हमारे पास बी और सी है जिसका हेड उसी तरह से टेल ये है, तो इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हम जोड़ने के लिए इस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं कि पहला सदिश ए बी वेक्टर इस तरह से है, इसका जो है हेड दूसरे वाले सदिश के टेल से जुड़ा हो। दूसरा सदिश अगर बी सी है और यह इस तरह से है तो पहले सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल से जुड़ा हो, तो इसको हम त्रिभुज के योग नियम से इस तरह से लिख सकते हैं कि AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो इस तरह से त्रिभुज का योग नियम यह कहता है कि AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसके यह बराबर होता है। तो अगर यह हमारा A वेक्टर है और BC जो है B वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो यह हमारा दो सदिशों का योगफल हो गया। अगर इसका हमें घटाना देखना होता है, या हम योग की बात कर रहे थे, इसका व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन, अगर दो सदिश आपके पास है इसका हम घटाना कैसे करेंगे। तो अगर यह आपके पास ए वेक्टर, अभी हमने बताया कि ए बी एक वेक्टर है जिसका यह डायरेक्शन ए वेक्टर, और दूसरा आपका सदिश बी वेक्टर है, बी वेक्टर इस तरह से है। और अगर बी के विपरीत में अगर इधर हम कोई दूसरा सदिश लेते हैं तो यह जो है इसका विपरीत सदिश होगा, इसको हम कहेंगे माइनस बी वेक्टर। सदिश के प्रकार में हमने बताया था कि जो है विपरीत वेक्टर क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जो परिमाण में तो बराबर लेकिन दिशा में उसके विपरीत हो, तो यह विपरीत वेक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे इस तरह से AC वेक्टर, तो यह AC वेक्टर बराबर अभी त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग नियम से अभी हमने योग नियम आपको बताया कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर यह होता है। तो AB वेक्टर क्या है, A वेक्टर, BC वेक्टर क्या है माइनस B वेक्टर, और यह AC वेक्टर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर AC वेक्टर, या इसको अगर आप C से डिनोट करते हैं तो यह C वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दो सदिशों का योगफल त्रिभुज के योग नियम से और इसका व्यवकलन सब्ट्रैक्शन जो है हम इसकी सहायता से प्राप्त कर लेंगे। अब त्रिभुज सदिशों के योगफल के गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके गुणधर्म क्या क्या हैं और यह किसको किसको फॉलो करता है। तो गुणधर्म के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला है हमारा क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम, योगफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज क्रम विनिमय नियम का यह पालन करता है। त्रिभुजों का योग, ये जो सदिशों का योग है वो क्रम
विनिमेय नियम का पालन करता है। अभी हम इसको सिद्ध करेंगे नियम। तो अगर आपके पास दो वेक्टर ए वेक्टर और दो वेक्टर दो सदिश हैं तो क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम समांतर, इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम जो है चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के योग नियम की प्रॉपर्टी से इसको हम लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करना है, हमें अगर हम देख रहे हैं कि एक आपका वेक्टर है ए वेक्टर आपका यह है ए बी से इस तरह से दिखा दे रहे हैं, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है जो इस तरह से है, इसकी दिशा इस तरह से है। तो ये ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर। अब इसको हम एक समांतर चतुर्भुज के रूप में ले जाते हैं। तो इसका समांतर चतुर्भुज जब बनाएंगे तो यह हमें इस तरह से बनेगा, और यह हम देखते हैं कि यह ए वेक्टर है तो यह भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा, और यह बी वेक्टर है तो यह भी बी वेक्टर होगा। इस तरह से होगा। तो इसमें हम क्या ले लिए, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज इसको हमने बना दिया कि ए बी बी सी सी डी, इस तरह से हमने इसको समांतर चतुर्भुज के रूप में बना लिया। यह बताया कि हमारे पास केवल दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात है। अब ए वेक्टर के समांतर हमने एक सदिश बना लिया ए वेक्टर, और बी वेक्टर के समांतर और परिमाण में भी बराबर बी वेक्टर यह बना लिया। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज के योग नियम से, अब इसमें हम त्रिभुज का योग नियम लगाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यह हम देख रहे हैं। अब इसमें हम त्रिभुज का योग नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज के योग नियम से क्या होता है कि ए सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह हमने बताया कि ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। इसका हेड और इसका दूसरे का टेल एक दूसरे से जुड़ेगा तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ए सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें मिलेगा। अब हम पुनः देखेंगे, यह जो है हम त्रिभुज किसमें लिए थे, त्रिभुज ए बी सी में लिए थे। तो ए बी सी में यह हुआ। अब हम इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में लेंगे तो इसमें हमारा ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए डी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इस तरह से हमने देखा कि ए सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये भी ए सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो समीकरण 1 व 2 से तो हम यह सिद्ध कर दिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई भी दो सदिश हैं और उस सदिश में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है कि दो सदिश ए वेक्टर में बी वेक्टर को हम जोड़ दें या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ दें, दोनों का मान सदैव बराबर होता है। दूसरा है हमारा, पहला हमने कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय का नियम देखा, दूसरा हमारा है एसोसिएटिव लॉ साहचर्य का नियम। इसको भी हम देखेंगे कि अगर सदिश आपके पास, अब इसमें साहचर्य के नियम के लिए हम 3 सदिश लेते हैं और देखेंगे कि यह जो है साहचर्य के नियम का पालन करेगा कि नहीं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारा साहचर्य का नियम, साहचर्य
का नियम, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम मान लेते हैं कि माना, इसमें हम 3 वेक्टर लेते हैं, माना ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यह तीनों क्या है, एक सदिश है। यह क्या है, एक सदिश है। अब इसको प्रूफ करेंगे। क्रम यह कहता है, साहचर्य का नियम यह कहेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हम सी वेक्टर को जोड़ें तो इसका मान, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करें, इसका मान, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ इसका देखेंगे कि कैसे इसको हम सिद्ध कर पाते हैं कि दो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का मान और ए प्लस बी प्लस सी का मान दोनों बराबर होगा। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका ये हो गया ए वेक्टर, और दूसरा है हमारा बी वेक्टर। तो यह हम दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का योग, इन दोनों को जब हम योग कर रहे हैं तो यह हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका नाम रख दिया जाए ए बी बी सी। तो त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग नियम से ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो यह ए सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आपको प्राप्त हो गया। तो यह वेक्टर हमें मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमारा तीसरा कोई सदिश है जो इसमें हमें जोड़ना है। तो तीसरा सदिश हम मान लेते हैं, यह हमारा कोई तीसरा सदिश सी वेक्टर है, सी वेक्टर जिसको जोड़ना है और ए डी वेक्टर हमें ज्ञात कर लेना है। ए डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब इसमें हम सी वेक्टर जोड़ेंगे। तो अब हम ऊपर तो इसको लिए थे त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अब हम लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें भी त्रिभुज का योग नियम लेंगे। तो देख रहे हैं कि यह क्या है, हमारा ए सी वेक्टर, मतलब इस दिशा में है। तो यहाँ से हम यह करेंगे ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर किसके होगा, ए डी वेक्टर के। हमने बताया था कि इसका जो है अंतिम और इसका प्रारंभ जिससे मिले उसी से हम जोड़ेंगे। तो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। यह हमारा आ गया ए डी वेक्टर के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, यह हमारा आ गया ऊपर वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम इसको देखते हैं कि यह अगर हमारा ए डी वेक्टर है, ए डी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो पुनः हम यह लेते हैं, ए डी वेक्टर निकालने के लिए पहले हम ए डी वेक्टर इस तरह से ले लेते हैं। अब इसको हम करने के लिए इसको मिलाएंगे, पुनः इसको हम मिलाएंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो यह हमारा बी वेक्टर है और यह सी वेक्टर है। तो इसका मान मिल जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मिलेगा। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ से हमें बी डी वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर।
तो यह जो है बी सी वैक्टर बी वैक्टर के बराबर है और यह सी वैक्टर के बराबर है। बी डी वैक्टर यह हमें मिल गया बी डी। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, यह ले लेते हैं बी डी। यह हम ज्ञात कर लिए, बी डी दिशा दिखाएंगे बी से डी की तरफ। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए डी वैक्टर बराबर, या तो ऐसे कर लेते हैं में ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर बराबर किसके हो जाएगा, ए डी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो यह आपको मालूम है ए वैक्टर और बी डी वैक्टर कितना है, बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, यह जो है ए डी वैक्टर के बराबर हो गया। तो यहाँ से ए डी वैक्टर बराबर हम लोग निकाल लेते ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए डी वैक्टर बराबर क्या निकाले, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब समीकरण इसको 2 दे देते हैं और समीकरण 1 और 2 से तो हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण को जब मिलाएंगे तो यह जो है साहचर्य नियम का पालन करेगा। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर बराबर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई 3 सदिश ए बी सी है तो हम पहले ए में बी को जोड़ करके सी को जोड़े, या फिर बी में सी को जोड़ करके ए को जोड़े, तो उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो है सदिशों का योग साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि सदिशों का योग जो है क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों नियम का पालन करता है। तीसरा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किस तत्समक का नियम, कि तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई भी सदिश है तो वो तत्समक का अस्तित्व रखता है कि नहीं, प्रतिलोम का रखता है कि नहीं, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम तीसरा लिखते हैं तत्समक का अस्तित्व, या तत्समक का नियम लिख देते हैं, इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। तो तत्समक का नियम क्या कहता है, पिछले क्लास में हम चर्चा भी हुई थी। तत्समक का नियम यह कहता है कि कोई भी सदिश ए वैक्टर है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें वही मिल जाए। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी मतलब अपने ही जैसा। तो इसमें हम कौन सा सदिश जोड़ दें कि हमें वही प्राप्त हो जाए। तो हम यह जानते हैं कि शून्य भी एक सदिश होता है। तो शून्य सदिश क्या है, योग का तत्समक को करता है। योग तत्समक कौन है, जीरो सदिश क्या है, योग तत्समक, क्योंकि जीरो एक ऐसा सदिश है कि वह किसी भी सदिश में जोड़ने पर अपने जैसा ही सदिश देगा। तो योग तत्समक यही कहता है। इस तरह से हम यह कहेंगे कि जीरो जो है योग तत्समक है। चौथा हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम, तो योग जो है प्रतिलोम, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रतिलोम का अस्तित्व, सबको अस्तित्व ही लिख दीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो प्रतिलोम का अस्तित्व देखते हैं कि नहीं, अगर कोई भी सदिश है उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व है कि नहीं। तो प्रतिलोम का नियम यह कहता है कि ए वेक्टर अगर कोई भी है तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह हमें जीरो वेक्टर दे दे। तो जीरो वेक्टर प्राप्त करना है तो किसी भी सदिश का अगर हम यह जानते हैं कोई भी सदिश है तो उसका निगेटिव सदिश हम लिख सकते हैं। तो अगर कोई सदिश ए वेक्टर है तो अगर हम माइनस ए वेक्टर से जोड़ते हैं तब ये जीरो मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया,
ए वेक्टर। तो इस तरह से एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि कोई सदिश है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a वेक्टर, और योज्य तत्समक क्या होगा, 0 वेक्टर। तो इस तरह से हमने देखा सदिशों के गुण धर्म के अंतर्गत कि सदिश जो है क्रम विमेय नियम का पालन कर रहा है, साहचर्य, तत्समक का भी अस्तित्व है और प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। इस तरह से आपको यह जानकारी प्राप्त हो गई। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं कि किसी भी सदिश का हम अदिश गुणन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा। तो हम देखेंगे किसी सदिश ए बी ज्ञात करना, ए बी वेक्टर ज्ञात करना, जबकि ए और बी की स्थिति सदिश दी हुई है। ए वेक्टर ए व बी की स्थिति सदिश ज्ञात है। तो स्थिति सदिश के बारे में हमने बताया था, सदिश ज्ञात हो, अगर ए और बी की स्थिति सदिश हमें ज्ञात है तो ए बी हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ए और बी यह आपको दो बिंदु हैं और यह एक सदिश है। अब इसकी स्थिति सदिश हमको मालूम है, तो स्थिति सदिश हमने बताया था कि मूल बिंदु से जो है इस बिंदु की जो स्थिति होती है वो स्थिति सदिश कहलाता है। तो ओ ए वेक्टर इसकी क्या है, स्थिति सदिश, और यहाँ से बी की जो मूल बिंदु से डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे ओ बी वेक्टर। तो जो है ए की स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर और बी की स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर हमें दिया है। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर भी त्रिभुजों का योग नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं किसमें, ओ, तो इसको अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। यह जो है ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है और हमें ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो ए बी वेक्टर त्रिभुज के योग नियम से हमने आपको बताया कि त्रिभुज के योग नियम से तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी वेक्टर बराबर ए ओ वेक्टर, ए ओ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए बी वेक्टर बराबर ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, यह होगा त्रिभुज के योग नियम से। लेकिन हमें डायरेक्शन ओ ए ना दे करके ओ ए दिया हुआ है, ए ओ ना दे करके ओ ए दिया हुआ है। तो ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो ए ओ वेक्टर क्या हो जाएगा, ए ओ वेक्टर, तो यह उसके निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ए वेक्टर होगा। तो यहाँ से हम ओ ए को लिखेंगे माइनस ओ ए वेक्टर और प्लस ओ बी वेक्टर, और यह क्या है माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर, या तो फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम ऐसे लिख दिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो हमें यह ज्ञात करना है ए बी वेक्टर। तो पहले हम बी की स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश को माइनस करेंगे तो हमें ए बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ भी कर दिया। तो इस तरह से हम यह देखिए कि ए बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमेशा यही याद रखेंगे कि ए बी वेक्टर है और ए और बी की स्थिति सदिश दी हुई है, तो बी के स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश को हम माइनस कर देंगे तो हमें ए बी की स्थिति सदिश ज्ञात हो जाएगी। इसको आप चाहे तो लिख लीजिए कि पहले बी की स्थिति सदिश माइनस ए बी वेक्टर बराबर बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। तो हमेशा इस तरह से हम माइनस करेंगे तो हमें ए बी वेक्टर या दो अगर पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच का ये दूरी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे।
अब हम देखेंगे कि किसी भी अगर कोई भी वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमें एकक सदिश या इकाई सदिश निकालना है। तो ए वेक्टर का इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश को हमने बताया था कि इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मापांक 1 के बराबर होता है। तो इसकी दिशा में एकक सदिश हम निकालेंगे। तो ए वेक्टर का एकक सदिश इस तरह से हम कर देंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू इस दिशा में ए वेक्टर की दिशा में ए कैप। तो इसको हम ए कैप से डिनोट करेंगे और यह ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ए वेक्टर का एकक सदिश हमें ज्ञात करना है तो हमेशा इस फॉर्मूले को ज्ञात रखेंगे। ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जो सदिश दिया रहेगा उसका हम मापांक ज्ञात करेंगे। अभी हम सभी सदिशों का मापांक निकालना आपको सिखाएंगे। तो यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना हो या मात्रक सदिश कहे या फिर यूनिट वेक्टर कहे, तो हम इसको ए कैप से दिखाएंगे और ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर कर देंगे तो ये हमें इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने प्रतिलोम की बात की थी कि ए वेक्टर का प्रतिलोम हमें ज्ञात करना होगा। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे कि ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको कैसे निकालें, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, 1 अपान ए। अब इसमें हमने 1 अपान ए को 1 अपान ए वेक्टर और इसमें ए वेक्टर से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिए तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज हम एक नंबर की क्वेश्चन किसी भी वेक्टर का एकक सदिश पूछता है, प्रतिलोम पूछता है, तो उसमें हम यूज करेंगे। अब इतनी जानकारी हमने आपको दी कि किसी भी अगर दो सदिश है तो उसको हम त्रिभुज के योग नियम से जोड़ेंगे, उसके गुणधर्म की चर्चा की गई और इसका हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसकी बात आपको बताई गई। और किसी भी सदिश ए बी ज्ञात करना है और ए और बी की स्थिति सदिश दी हुई है तो ए बी वेक्टर बराबर बी की स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश को घटा देंगे तो हमें उसकी स्थिति सदिश ज्ञात हो जाएगी। अब हम घटक की चर्चा करेंगे कि कोई भी अगर सदिश दिया हुआ है तो हम इसके घटक को कैसे, सदिश का घटक, अब हम सदिश बनाना आपको बताएंगे कि किसी भी अगर कोई भी सदिश है तो उसके घटक हम कैसे ज्ञात करें। तो सदिश घटक, सदिश घटक, सदिश घटक अगर आपका 2 डायमेंशनल आपके पास है, द्विविमीय है और यक्स और वाई तल है। पहले हम यक्स वाई तल की बात करेंगे, फिर हमें पढ़ना त्रिविमीय है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो द्विविमीय में मतलब कि हमारे पास अगर यह 2 तल है, एक यक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, तो यक्स अक्ष और यह वाई अक्ष है तो यक्स अक्ष को हमेशा हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि यक्स अक्ष को आई कैप से दिखाएंगे। इसका हम एकक सदिश क्या कहते हैं, आई कैप है और यह जो है वाई अक्ष का जे कैप है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यह माइनस आई कैप होगा और नीचे की ओर माइनस जे कैप होगा। इसका एकक सदिश यक्स अक्ष का आई कैप, वाई अक्ष का जे कैप, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस और माइनस आई कैप और यहाँ माइनस जे कैप। अब इसमें हमें अगर मान लीजिए इसका मापांक ए वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई सदिश है और यह इतने डिस्टेंस पे है और दूसरा मापांक हमारे पास कोई बी वेक्टर सदिश है, एक सदिश बी है, बी वेक्टर इस तरह से है और इसकी स्थिति सदिश हमको बतानी है। इसकी स्थिति सदिश अगर यह यक्स है और यह वाई है, यह डिस्टेंस यक्स है और यह वाई है, यह आपको निकालना है या ए और बी लिए थे वही ले लें। तो इसको हम
अब इस दिशा में हम, इसका मतलब क्या है कि इसका मापांक x होगा, यह दूरी OA बराबर x होगी और आपका AB बराबर y होगा। लेकिन इस दिशा में यह दूरी तो हमारा x है, लेकिन इसका एकक सदिश i कैप है, इसको हम कहेंगे OA वेक्टर बराबर x i कैप और AB वेक्टर बराबर y। अब इस डायरेक्शन में एकक सदिश j कैप है तो ये हमारा y j कैप हो जाएगा और यह दूरी जो है x i कैप, तो यह जो है y j कैप। अब त्रिभुज के योग नियम से ये OB वेक्टर बराबर क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। OB वेक्टर हमारा क्या है, x i कैप प्लस y j कैप। तो हमें इस डायरेक्शन में आपका OB निकालना है, OB वेक्टर, तो यह हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। लेकिन इस डायरेक्शन में हमको निकालना हो एकक सदिश OB दिशा में एकक सदिश, या अभी हमने बात की थी इकाई सदिश। तो इकाई सदिश हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इकाई सदिश हमें निकालना है। तो यह डिस्टेंस अगर हम a ले लें तो यह अगर मापांक 1 हो जाए तो i कैप प्लस j कैप अपान या तो x i कैप प्लस y j कैप अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला बताया कि क्या बताया, a वेक्टर अपान मॉड ऑफ a वेक्टर, यही बताया। इसकी सहायता से ये हम ज्ञात कर लेंगे और इसका अगर x और y को एकांक मान लिया जाए तो इस दिशा में एकक सदिश हो जाएगा अंडर रूट i कैप प्लस j कैप अपान अंडर रूट 2। तो अभी तक तो हमें यह मालूम था कि x अक्ष है तो इधर हम एकक सदिश i कैप लेंगे, y एक्सिस है तो ये j कैप लेंगे, माइनस डायरेक्शन में तो माइनस i कैप और इस डायरेक्शन में माइनस j कैप। लेकिन यह बीच से होके जाए, x और y एक्सिस के बीच से होके जाए तो यहाँ यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा। मतलब कहने का कि यह जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो i कैप प्लस j कैप बाई अंडर रूट 2 मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारा उत्तर और पश्चिम में एकक सदिश इस डायरेक्शन में लेना है तो यह हमारा माइनस है, माइनस i कैप प्लस j कैप अपान अंडर रूट 2 इस दिशा में एकक सदिश लेंगे। अगर इधर से लेते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा में एकक सदिश चाहिए हमें, क्योंकि पश्चिम दिशा का तो हम एकक सदिश जान रहे हैं माइनस i कैप, दक्षिण का माइनस j कैप, लेकिन दक्षिण ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में निकालना है तो यह हमारा हो जाएगा माइनस i कैप माइनस j कैप अपान अंडर रूट 2। इसी तरह से पूरब और दक्षिण दिशा में तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि प्लस है, ये माइनस है, मापांक सभी डायरेक्शन में सेम होता है, तो ये i कैप माइनस j कैप अपान अंडर रूट 2। तो इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन देता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में एकक सदिश बताइए, तो उत्तर और पश्चिम दिशा में यह हो जाएगा, तो यह हम बताएंगे। उत्तर और दक्षिण दिशा में यह हो जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा में यह, और दक्षिण और पूर्व दिशा में यह हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी दिशाओं के जो है एकक सदिश आपको बता दिए गए। अब हम देखते हैं कि यह हमारा जो है द्विविमीय आपका 2 डायमेंशनल की बात हो रही थी। अब हम 3 डायमेंशन में देखेंगे त्रिविमीय सदिश लिखने के लिए कि कोई भी अगर 3 उसमें x y z तीनों डायरेक्शन दिए हो तब हम सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसका मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल वेक्टर या त्रिविमीय सदिश। तो त्रिविमीय सदिश
की चर्चा करते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो यह जो होता है कि हम इसमें 3 एक्सिस, अभी हमने बात की थी 2 डायमेंशनल में x और y, लेकिन यहाँ पर हम 3 की बात करेंगे। एक तो आपका है यह x अक्ष, x एक्सिस, दूसरा है आपका y एक्सिस और तीसरा डायरेक्शन आपका है z एक्सिस, तीसरा है आपका z। इस तरह से अगर तीनों आपको सदिश z अक्ष है, x अक्ष, और यह हमारा है y अक्ष और यह है z अक्ष। तो x अक्ष का हम एकक सदिश मान लेते हैं i कैप, y अक्ष का j कैप और z का k कैप। इस तरह से हम एकक सदिश ले लेंगे। अब अगर यहाँ कोई भी पोजीशन है जिसका हमें वेक्टर बनाना है x y z, या इसकी स्थिति सदिश बनानी है OP वेक्टर, तो पिछले क्लास में हमने पोजीशन में बताया था कि OP वेक्टर में क्या करते हैं, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ सदिश की बात होगी, तो यह जो है x का मतलब इस दिशा में x i कैप हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा y j कैप और यह z k कैप, z k कैप। तो इसमें उसी तरह से हम बनाएंगे और इसका पोजीशन OP वेक्टर एक सदिश रूप में जब हम लिखेंगे तो यह हमारा आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यह OP वेक्टर बराबर, मतलब इस दिशा में हमें इस सदिश को बनाना है, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जो हमारे पास 2 डायरेक्शन था x और y, तो हम x i कैप प्लस y j कैप लिखते थे, लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल त्रिविमीय सदिश हो जाता है तो हम x y z तीनों को लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इस तरह से हम किसी भी पोजीशन पर इसके स्थिति को बना सकते हैं, सदिश के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब इसके मापांक की बात करते हैं, तो इसका हम मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम कहते हैं OP वेक्टर। OP वेक्टर, तो यह OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यह कहते हैं कि यह जो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के बराबर होगा। मापांक, तो इसका जो i कैप का जो कोफिशिएंट होगा, j का जो कोफिशिएंट होगा और k का जो कोफिशिएंट होगा, उसके स्क्वायर का स्क्वायर को करके प्लस कर लेंगे अंडर रूट में, तो यह हमें मापांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी 3 डायमेंशनल सदिश हम कैसे बनाएंगे और इसके मापांक को कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ए वेक्टर हमारा इस तरह से है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मापांक हमें निकालना है, तो मापांक का मतलब हम तुरंत ये समझ लेंगे और यह इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से त्रिविमीय सदिश को हम लिखेंगे और इसके मापांक को ज्ञात कर लेंगे। अब इस दिशा में इसको हमको प्रकट करना होता है, तो यहाँ केवल x, अगर ये हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना होगा तो यहाँ x एक्सिस है, तो यहाँ x और y और z 0 0 होगा, और y डायरेक्शन में क्या होगा 0, x 0 हो जाएगा, y 1 होगा और z 0 होगा। जैसे अगर 2 तल हमारा होता तो 2 तल में क्या होता है कि यह पॉइंट यहाँ हमें दिखाना होता है, तो हम क्या दिखाते हैं कि x, 0, y 0 दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में 0, y। इसी तरह से इसमें है, अगर ये 1 1 हम ले लेते हैं तो यह जो है 0 0 1 0, और z डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा 0 0 1। इस तरह से हम इसकी स्थिति को भी दिखाते हैं। इस सब की जरूरत जो है हमें चैप्टर्स में पड़ेगी, तो इसके आधार पर हम देखते हैं आगे। अब इसमें अंतिम बचा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। खंड सूत्र ये कहता है कि अगर कोई भी AB रेखा है, AB को जो है अंत विभाजित करता है, अंत विभाजन की पहले बात करेंगे कि यह यन संबंधी यन में अंत विभाजन करता है, तो यह जो है इसका OR वेक्टर, यह इसकी स्थिति
क्या होगी। तो जिस तरह से हम लोगों ने हाई स्कूल में देखा था कोऑर्डिनेट में, उसी तरह से यहाँ भी सदिश वेक्टर में हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही आ जाते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये क्या आता है कि ओ ए आर वेक्टर बराबर या आर की स्थिति सदिश बराबर मूल बिंदु से इसकी सदिश ए की ओ ए वेक्टर मूल बिंदु से स्थिति सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है, बी की स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर दिया हुआ है, और आर की स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है ओ आर वेक्टर। तो यह आपका होता है, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। आर की स्थिति सदिश जब यह अंतर विभाजन करता है तो यम एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन इस तरह से निकालेंगे। और यह विभाजन अगर बाह्यता होता है, यह हमारा क्या था, अंतर विभाजन था। अगर ये बाह्य विभाजन होगा, बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का मतलब है कि यह पॉइंट जो है बाह्य पर चली जाएगी। अगर यह मूल बिंदु ए है और यह बी है, ए वेक्टर, और यह क्या है, बी वेक्टर है, और ए बी रेखा को कहीं बाह्यता विभाजित कर रहा है, बाह्यता आर पर विभाजित कर रहा है, और यह ओ आर जो है यम वेक्टर है, और बी आर जो है यन वेक्टर है। तो बाह्य विभाजन के लिए, बाह्यता विभाजन के लिए ओ आर वेक्टर बराबर होता है यम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपान एम माइनस एन। जिस तरह से हम लोगों ने हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट में देखा था, उसी तरह से यह सदिश में इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने डायरेक्ट ही इसका यूज कर दिया, डायरेक्ट ही हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 10.2 के सभी फॉर्मूलों को आपको बता दिया है। अब आगे हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। धन्यवाद।